हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है कम्युनिकेशन विद प्रिया। देखिए फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमारे चैनल का नाम है बच्चों कम्युनिकेशन विद प्रिया। और आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा टेंस। टेंस मीन्स काल। काल मतलब समय। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो हमें समझना होता है कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए आप लोग, कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं हमारे। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो टेंस की पड़ती है। अगर हमें टेंस नहीं आते हैं तो आप कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। ट्रांसलेशन मतलब किसी भी आप हिंदी को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहला यूजेस जो होता है वो सेंटेंस का होता है। और जब हम टेंस तब बना पाएंगे जब हमें टेंस के प्रकार पता होंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि टेंस जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं बच्चों। वर्तमान, है ना। यानी कि वर्तमान काल कौन सा होता है हमारा, जो अब चल रहा हो। नेक्स्ट आता है हमारा भूतकाल, जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो बीत गया होता है उसको कहते हैं बच्चों पास्ट टेंस। और जो आने वाला होता है हमारा उसको कहते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। इतना समझ गए आप सभी लोग। तो अब हमने जान लिया कि हमारे काल होते हैं 3 प्रकार की। लेकिन इनमें भी पार्ट्स होती हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही हमारे पास्ट में होते हैं और ऐसे ही हमारे फ्यूचर टेंस में होते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर में भी हमारा ऐसा ही होता है बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, टेंस के प्रकार और कौन कौन से हमारे टेंस के प्रकार होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले कौन से टेंस का यूज होता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए बच्चों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उनकी पहचान जो होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना समझिए आप। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो है हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब देखिए बच्चों, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होगा आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। एंड नेक्स्ट आएगा हमारा निगेटिव। और नेक्स्ट आएगा हमारा इंटेरोगेटिव। तो समझ लीजिए आप, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी क्या रूल्स हैं। तो नंबर 1 रूल्स है हमारा, देखो जो एक वचन होता है, क्या आप जानते हैं एक वचन कौन कौन से होते हैं हमारे। बच्चों जो एक वचन होते हैं हमारे, जितने भी ही शी इट समझते हैं आप, वह और किसी का नाम ले लो, ये सब आते हैं हमारे एक वचन में। इतना आया समझ में आपको। ये सब आते हैं हमारे एक वचन में। तो बच्चों जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें एक वचन आता है, तो उसके साथ मुख्य क्रिया में हमें एस या ईएस लगाना होता है। अब सबसे पहले एक चीज आती है बच्चों कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एस या ईएस लगाने में, कि कौन से वर्ब में हम एस लगाएं और कौन से वर्ब में ईएस लगाना है। तो बच्चों इस वीडियो के आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये ले लीजिए आप, TEACH। टीच मीन्स होता है बच्चों पढ़ाना। अगर हम इसमें लगाना चाहते हैं एस या ईएस तो आप मुझे बताएंगे इसमें क्या लगाएं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें हमें ईएस ऐड करना है। क्यों बच्चों, क्योंकि जहाँ पे ओ
SH। अगर आपको ये इंग्लिश के लेटर्स वर्ब की लास्ट लेटर में दिखाई देते हैं तो आपको ES ऐड करना है। वर्ब में क्या ऐड करना है? तो आपको ES ऐड करना है और बाकी सब में S ही ऐड करना है। जैसे एक चीज है, एक वर्ब ले लीजिए रीड, तो रीड में क्या लगाएंगे बच्चों? हम S लगाएंगे। और अगर ये वर्ड अगर आपके आते हैं तो आपको क्या ऐड करना है बच्चों? ES। इतना क्लियर हुआ ना? आइए समझते हैं सेकंड रूल। अब आपका आता है सेकंड, जो बहुवचन कर्ता के साथ बच्चों क्या करते हैं? हम मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, यानी कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लिया जाता है। ठीक है, अब बहुवचन कौन से होते हैं समझते हैं आप सभी लोग। जितने भी हमारे आई यू वी दे, ये क्या है सभी? ये सारे हमारे बहुवचन। ठीक है, तो इनके साथ हमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, एस या ईएस का यूजेस नहीं करना होता है। अब देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फॉर्मूला कहते हैं जिसको। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप भूलते नहीं हो। नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करते, इसलिए आपको स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। कर्ता किसे कहते हैं क्या आप जानती हो? तो मैं बताती हूँ। जो भी कार्य करता है, चाहे आई यू वी दे ही शी इट, मैं तुम, जितने भी सारे कार्य करने वाले होते हैं वो सब होते हैं हमारे कर्ता। और जो हमारी मुख्य क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है, जैसे रहना, खाना, पीना, ये सारी क्या है? हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है बच्चों, अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आई देख कि बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 है, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे बच्चों? राम रीड। अब हमें इसमें एस या एस बढ़ाना होगा क्योंकि ये क्या है? ये राम का नाम है, तो राम है हमारा एक वचन। इसमें हमें एस या एस ऐड करना है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम? एस, उसके बाद फुल स्टॉप। एक और सेंटेंसेस देख लीजिए आप। देखिए ये है, ऐसा नहीं है बड़े सेंटेंस देख के आप लोग डर जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर आप टाइप समझ लेंगे तो कोई बड़ा या छोटा सेंटेंसेस नहीं होता है। एक सेंटेंस देखिए आप सभी सभी लोग। चपरासी विद्यालय में घंटी बजाता है। तो बच्चों चपरासी को हम कहते हैं इंग्लिश में पियोन। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी। द पियोन। आप देख लीजिए इसमें ता है, ती है आ गया, यानी कि सेंटेंस हुआ हमारा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? तो सिंपल सेंटेंसेस है तो कैसे बनाएंगे? द पियोन। अब बच्चों बजाने की जो सबसे पहले हमें लिखना है बजाना, पता है ना आपको स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, उसके तुरंत बाद लिखते हैं हम मुख्य क्रिया। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी बजाने की होती है बच्चों रिंग। अब यहाँ पे ओ एस एच नहीं दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको ओनली एस ऐड करना है क्योंकि द प्यून अकेला चपरासी है, बहुत सारे चपरासी नहीं होंगे। अगर बहुत सारे चपरासी होते तो हम यहाँ क्या करते बच्चों? एस या एस नहीं ऐड करते क्योंकि वो बहुवचन आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? चपरासी घंटी बजाता है। अगर ये सेंटेंसेस हमारा चेंज हो जाता कि चपरासी घंटी बजाते हैं, तो इसमें क्या करते? हमको एस या एस नहीं बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक बहुवचन हो जाता है। चलिए बजा बनाते हैं बच्चों इसको। द प्योन रिंग्स। अब क्या बजाता है बच्चों? वो बजाता है घंटी। तो रिंग्स द बेल। रिंग्स द बेल। अब कहाँ बजाता है बच्चों? विद्यालय में। तो हम इसको बनाएंगे इन द स्कूल। इतना समझे आप? आगे आइए।
देखिए बच्चों, आपको ये बहुत बड़ा सेंटेंसेस लग रहा होगा, लेकिन अगर आपकी समझ में रूल्स आ जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना भी बड़ा सेंटेंस है। एक दो रूल्स और समझ लीजिए कि एक दो सेंटेंस एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, अध्यापक हमें पढ़ाती है। तो अध्यापक हमें पढ़ाती है यानी कि पढ़ाती है तो अकेली अध्यापक है, और पढ़ाते हैं तो बच्चों ये बहुत सारे हो गए, है ना। अध्यापक, द टीचर, पढ़ाने की हो जाएगी बच्चों हमारी, मैंने अभी आपको बताया था, टीच। तो टीच में बच्चों एच है, तो यहाँ पे हमें ई एस ऐड करना है। तो द टीचर टीच। अब बच्चों किसको पढ़ाती है टीचर? हमें पढ़ाती है, तो हमें के लिए हम क्या लिखते हैं? अस। द टीचर टीच अस, फुल स्टॉप। इतना समझे? आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा अफर्मेटिव आपको समझ आ गया, आगे आते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस। ये एक अफर्मेटिव का ही रूल्स है जो कि मैंने आपको समझा दिया। देखिए बच्चों, आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान से पढ़िए, रूल नंबर 1 है इसका। देखो भाई, जो एक वचन करता होगा हमारा, जितने भी जिसमें आपने एस या ई एस लगाया था, ठीक है, उसको क्या करेंगे? देखो बच्चों, उसमें हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। और जब हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे तो जो हमने वर्ब में एस या ई एस लगाया था वो सभी रिमूव हो जाएगा। समझे आप? क्या हो जाएगा बच्चों? वो सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो एक वचन का रूल्स क्या हुआ हमारा कि इसमें हम डस का प्रयोग करेंगे। और सेकंड है बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, देन नॉट लगाते हैं। ठीक है, इतना समझे आप? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सहायक क्रिया जो कि डू या डस, वो हमारी कर्ता के अनुसार लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर मुख्य क्रिया जो भी हमारी मेन वर्ब होगी। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ फिर से, जितनी भी क्रिया में हमने डस लगाया, वो सॉरी, जितनी भी क्रिया में हमने एस या ई एस लगाया था, तो आपको निगेटिव बनाने में उसमें से एस या ई एस हटाना है। ठीक है, इसमें मुख्य क्रिया जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि आप डस लगाते हो डू में ई एस बढ़ जाता है ना, प्लस उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर अदर वर्ड होगा सेंटेंसेस में तो वो, मैं आपको एक चीज और जैसे ये लिखा हुआ है बेगीत नहीं गाते हैं, तो भाई बेगीत नहीं गाते हैं, दे क्या बताया था मैंने आपको? दे है हमारा बहुवचन, ये तो खुद एक बहुवचन होता है बच्चों। तो दे के साथ क्या लगना है हमारा? यहाँ लिखा हुआ है डू। दे डू नॉट सिंग द सॉन्ग। समझे आप? दे डू नॉट सिंग द सॉन्ग। क्लियर है बच्चों इतना? देखिए मैं आपको फिर से समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल समझा रही हूँ बच्चों मैं आपको, समझ लीजिए। हम खाना नहीं खाते हैं। तो बच्चों बी के लिए हमें हम के लिए लगाना होगा हमें बी, और बी के साथ जो भी हमारी सहायक क्रिया लगेगी वो क्या होगी बच्चों? तो वो होगी हमारी डू। वी डू नॉट ईट द फूड। वी डू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो वह विद्यालय नहीं जाता है, वो लड़का है, तो लड़का है तो हमें यहाँ लगाना होगा ही। ठीक है, पहले आप सिंपल बना रहे थे, जब इसको अफर्मेटिव बना रहे थे तो आप एस या ई एस लगा रहे थे वर्ब में, अब हमें नहीं लगाना है बच्चों। अब हमें क्या करना है? ही, ही के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डज। तो ही डज नॉट, अब देखिए यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना। ही डज नॉट गो टू, he does not go to school। इतना आया बच्चों समझ में?
ये आपके हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अगला समझ लीजिए आप। तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो। तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो। देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे। यू, यू के साथ क्या आएगा बच्चों, यू के साथ भी डू ही आएगा। यू डू नॉट वॉश, किसके कपड़े नहीं धोते हैं, अपनी। तो अपने के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, यू के साथ अगर अपने आता है तो योर क्लोथ, क्लोथ्स। इतना क्लियर है ना। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इनमें हमारी एक मुख्य पहचान होती है कि जो भी हमारा वाक्य होता है उसके पीछे मार्क लगा होता है। और कैसा मार्क लगा होता है वो, कैसा मार्क लगा होता है बच्चों, वो क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, जैसे हम इन सेंटेंसों के पीछे लगाते हैं फुल स्टॉप, बाद में लगाते हैं फुल स्टॉप, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पीछे क्या होता है भाई, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा। रूल नंबर 1 देखिए। देखो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, इसमें भी दो टाइप होते हैं, दोनों समझाऊंगी मैं आपको। यदि वाक्य की जो शुरुआत है हमारी वो क्या शब्द से होती है, यानी कि अगर शुरू में ही हमारा क्या वर्ड आता है, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले कर्ता के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सबसे पहले लगानी है। और सबसे पहले किसके अनुसार लगानी है, वो हमें लगानी है अपने कर्ता के अनुसार। ठीक है। एंड सेकंड है बच्चों, यदि प्रश्न शब्द, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो प्रश्न शब्द आते हैं हमारे, वो अगर बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और उसके देन करते हैं हम सहायक क्रिया। इतना क्लियर है। अब देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला। सबसे पहले क्या होगा, सहायक क्रिया लिखेंगे, डू या डस। ठीक है, क्या सहायक क्रिया होगी इसकी, डू या डस। उसके देन लिखना होगा हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। देन में आएगा उसका मुख्य क्रिया जो हमारी मेन वर्ब होगी। अब ध्यान रखिए कि इसमें मेन वर्ब में कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है। सेकंड जो आता है इसका रूल, वो है क्वेश्चन वर्ड। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं अगर वो बीच में आते हैं, है ना, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, ये सारे वर्ड्स हैं, ये बीच में आते हैं, तो क्या होता है भाई, सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, इसमें डू या डस, है ना, डू या डस होती है। फिर बाद में हमारी जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया को लिखते हैं, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। आइए इन दोनों के समझते हैं हम भाई। फॉर एग्जाम्पल, देखो भी सबसे पहले लिखते हैं हम, क्या तुम अपना कार्य, अपना कार्य करते हो। अब ध्यान रखिए कि इसके पीछे मार्क जरूर लगा। ठीक है, क्या तुम अपना कार्य करते हो, तो बच्चों इसमें शुरू में हमारा क्या आया है, और अगर तुम के साथ हमारा क्या आया है तो आप जानते हैं कि तुम के साथ अगर हमें सहायक क्रिया लगानी है तो क्या लगानी है, तो ये लगानी है हमें डू यू। आगे पढ़िए सेंटेंसेस। डू यू, क्या तुम अपना कार्य करते हो। तो बताइए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि तुम के साथ अगर अपना आता है तो हम क्या लगाते हैं, डू यू डू। अब ये मत समझिए कि यहाँ पे दो जगह डू आ गया बच्चों, इसीलिए मैंने ये आपको सेंटेंसेस समझाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ये मत समझिए कि इसमें दो जगह डू आया बच्चों। ये जो डू है ये हमारी मेन वर्ब, यानी कि डू का मतलब करना भी होता है, और ये क्या है हमारी, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग जो है अलग। डू यू डू योर, योर वर्क। इतना क्लियर है, डू यू डू योर वर्क। अगला है
क्या मैं का नहीं समझा है। क्या मैं पत्र लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें मैं है और मैं के साथ हमारे क्या लिखा हुआ है, क्या। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? मैं के साथ भी डू ही लगना है बच्चों। डू राइट द लेटर। मार्क लगाना नहीं भूलना है। एक और समझ लीजिए इसका। क्या वे मैच खेलते हैं? बच्चों क्या आया है शुरू में? यहाँ भी हमारा क्या है, बहुवचन वर्ड है, तो हमें डू ही लगाना है। डू दे प्ले द मैच। देखिए वो जो सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको स्पेलिंग का याद होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको बहुत सी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। अगला है बच्चों हमारा, अगर हमारा अभी तो क्या जो है वो शुरू में आया है, और अगर हमारा क्या बीच में आता है, तो उसको हमें कैसे बनाना है। तो देखते हैं बच्चों कि अगर हमारा क्या आता है बीच में, उसको हमें कैसे बनाना होगा। देखिए एक सेंटेंस है जैसे हमारा, तुम खाना क्यों पकाते हो। बच्चों इसमें क्यों जो है हमारा बीच में आया है, क्यों बीच में आया है, ये WH फैमिलीज है, तो क्यों हमारा बीच में आया है। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, और क्यों की अंग्रेजी होती है हमारी भाई। अब मैंने आपको रूल्स में समझाया है कि जो भी WH फैमिलीज होंगे उनके तुरंत बाद हमें क्या लिखना होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आपको किसके अनुसार लिखना है, कर्ता। तो यू वाई डू यू ईट द, सॉरी कुक द फूड, आई पकाना है ना, कुक द फूड। मार्क यहाँ भी आपको लगाना है, ठीक है, मार्क लगाना नहीं भूलना। अगला आपका सेंटेंस है, रामू क्या खाता है। बताइए भाई, रामू क्या खाता है। तो यहाँ पे हमारा आया है क्या। तो क्या की अंग्रेजी होती है बच्चों, वर्ड। अब वर्ड के साथ अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वो किसके अनुसार लगानी है भाई, कर्ता के। और यहाँ कर्ता क्या है, रामू। वर्ड डज रामू, खाने की हो जाएगी हमारी ईट। वर्ड डज रामू ईट। एक और समझ लीजिए, वे क्यों, एक निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों समझिए। वे क्यों विद्यालय नहीं जाते हैं। समझ लीजिए भाई, वे क्यों विद्यालय नहीं जाते। तो क्यों आना है, सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी है वाई। अब हमें क्या लगाना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, करता है। तो वाई डू दे। अब बच्चों आपको एक गलती नहीं करनी है, बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि जो हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। यानी कि वाई डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ वाई डू दे नॉट आएगा। इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका सेंटेंसेस गलत हो जाए।
ठीक है, वाई डू दे नॉट गो टू, इतना क्लियर हुआ ना बच्चों? तो आज के सेशन में बच्चों हमने पढ़ा है टेंस। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ा है हमने। कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आज हमने समझा है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके तीनों कौन कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव, एंड नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव। इतना क्लियर है ना? तो बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, हमारे चैनल का नाम है बच्चों कम्युनिकेशन विद प्रदीप। थैंक्स।